नमस्कार, सवेरा इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश में दूसरी लहर के दौरान कोविड मरीजों की जांच में कई बार गड़बड़ी की शिकायत हुई। एनडीटीवी के हार्ट टेस्ट किट के नोडल अधिकारी का एक खत भी लगा जिसमें उन्होंने खुद मई और जून में कई जिलों को भेजी गई साउथ कोरिया के किट पर सवाल उठाए। तत्काल इस किट से हो रही जांच को बंद करने की मांग की गई। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कुछ परिवार तो ऐसे रहे कि जिनके अपने ही अपनों से छूट गए। अप्रैल में भोपाल की संतोष कंसाना के घर में सास, ससुर और बच्चों समेत 4 लोग कोरोना संक्रमित हुए। 3 की रिपोर्ट रैपिड एंटीजन किट में नेगेटिव आई। सीटी स्कैन कराने पर पुष्टि हुई कि कोरोना उनके सास ससुर के 70% फेफड़ों को संक्रमित कर चुका है। हम लोगों ने उनका नाक का टेस्ट कराया था, बच्चों का भी और सास ससुर का भी। तो उसमें मेरे सास ससुर और छोटी वाली बिटिया, इन तीनों का नेगेटिव आया और एक बड़ी बेटी का पॉजिटिव आया था। लेकिन उनकी जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो हम लोगों ने फिर उनका सिटी स्कैन कराया और सिटी स्कैन में उनको 70% वो बताया कोरोना है। तो ये उसके बाद में फिर हम लोगों ने उनको चिरायू हॉस्पिटल में एडमिट किया था। और कहीं ना कहीं जो ये नाक के द्वारा टेस्ट हुए जितने भी, तो वो बड़े ही असंतोषजनक तो थे ही, लेकिन कहीं ना कहीं रिपोर्ट भी उसमें सही नहीं आई और उसका लोगों को खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि कुछ परिवार तो ऐसे रहे कि जिनके अपने ही अपनों से छूट गए। कुंदन पंजाबी के घर में भाई, मां, भाभी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इनकी भी शिकायत है कि जांच में गफलत से तबीयत बिगड़ी। वेंटिलेटर पे उसने 5 दिन संघर्ष किया, नहीं रह पाया हूं। ये अगर गफलत नहीं होती रिपोर्ट में तो आज मेरा भाई जिंदा होता, आज हम लोगों के साथ में होता। जब रिपोर्ट ही नेगेटिव है तो क्या माना जाएगा बताइए आप? यही माना जाएगा ना कि उसको कोरोना नहीं है। दरअसल मध्य प्रदेश में मई जून में कोविड मरीजों की जांच के लिए दक्षिण कोरिया से प्रति किट 47 रुपए 89 पैसे के हिसाब से 15 लाख किट 7 करोड़ 18 लाख रुपए में खरीदे गए, जिसका नाम था बायो क्रेडिट कोविड-19 एजी, जिसे वहां की रैपिजन इंक नाम की कंपनी ने बनाया था। इस किट को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने नॉन अप्रूव्ड वाली सूची में रखा था। इसी किट को मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज यानी MPPHCL ने जिलों में बांटा। इस किट को लेकर सैंपलिंग टीम के नोडल अधिकारी डॉक्टर के अग्रवाल ने 29 जून को प्रशासन को खत लिखकर कहा, यह किट बहुत ही निम्न गुणवत्ता की है। इस किट में कंट्रोल लाइन नहीं आती, बफर डालने पर फ्लडेड हो जाती है। जो लक्षण वाले मरीजों के भी जांच में परिणाम को नेगेटिव बताती है। RT-PCR जांच में पॉजिटिव आ रहा है, उसे ये किट नेगेटिव बता रही है। ये किट ICMR पोर्टल में रजिस्टर्ड नहीं है। इसके रजिस्टर्ड नहीं होने से रैपिड टेस्ट की एंट्री नहीं हो पा रही है। कृपया कर उच्च गुणवत्ता के रैपिड एंटीजन किट देने का कष्ट करें। ICMR के वेबसाइट पर 9 जून को आज भी ये किट नॉन अप्रूव्ड की लिस्ट में है। वो सब वैलिड किट है, लेकिन सरकार कहती है वैलिडिटी है। भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने आपदा में अवसर ढूंढा है। नहीं, घटिया नहीं आई। जब तक वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं होता तब तक वो पोर्टल में दर्ज ही नहीं होती। इसलिए ये कहना पूरी तरह से गलत है कि किसी तरह की गलत किट का उपयोग किया गया। सभी किट जो भी गाइडलाइन है उसकी वैलिडिटी सर्टिफिकेट के बाद ही उपयोग की गई है। मोदी जी ने मना किया था, उसके बाद खरीद लिया। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि शिवराज सिंह जी मैनेजमेंट कर रहे थे, जनता को मूर्ख बनाकर संतुष्ट कर रहे थे, या इस कोरोना के काल से लड़ रहे थे। मैं मानता हूं हद दर्जे की लापरवाही मध्य प्रदेश में हुई है, हद दर्जे की भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में हुआ है और मध्य प्रदेश के सरकार के क्रियाकलापों से मोते हुई है। इसके दोषी कौन है?
शिवराज सिंह जी, देश और प्रदेश ने आपका तांडव देखा है। डॉक्टरों ने पहले ही प्रशासन को लिखा था, साफ कहा पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर गड़बड़ हैं। इससे पहले हम आपको पीएम केयर से मिले घटिया वेंटिलेटर की कहानी दिखा चुके हैं। ऐसे नहीं कुछ खराब है, बाकी अधिकांश चल रहे हैं। वेंटिलेटर में ऑपरेशनल दिक्कत आ रही है। केयर फंड से 2 वेंटिलेटर हमारे पास आए हुए हैं, जिसका कि कंपनी लेवल से इंस्टॉलेशन होना है। कंपनी लेवल हमने करस्पॉन्डेंस कर रखी हुई है। इसमें भी इसकी पुष्टि डॉक्टरों ने ही की थी, हमने नहीं। सरकार का कहना है कि मामला क्वालिटी का नहीं बल्कि तकनीकी है। आरटीपीसीआर को कोरोना में गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है और ये माना जाता है कि आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन के बीच 50 बनाम 50 का औसत होगा। लेकिन अब ज़्यादातर टेस्ट रैपिड एंटीजन से हो रहे हैं, यानी मामले में और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। महामारी में खरीदारी को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत भी दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब आरोप राजा और मंत्रियों पर ही लगे हों तो क्या पहरेदार जाँच कर पाएगा। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां बागपत जिले में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर पुलिस से मारपीट के बाद एक 22 साल के युवक ने फांसी लगा ली। इस मामले में 4 पुलिस वालों पर खुदकुशी के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज हुआ है और 11 पुलिस वालों को लाइन हाजिर किया गया है। आइए देखते हैं कमाल खान की रिपोर्ट। जिंदगी बचाने के लिए लग रही वैक्सीन के सेंटर पे ये नजारा जानलेवा बन गया। एक सीन में पुलिस वाला 22 साल के अक्षय को दबोच के ले जाते दिखता है और दूसरे सीन में एक बूढ़ा सिपाही फर्श पे गिरा पड़ा है। आरोप है कि इसके बाद पुलिस वालों ने अक्षय के घर जाकर तोड़फोड़ की और महिलाओं की बेइज्जती। उसे घबराकर अक्षय ने फांसी लगा ली। घर आकर तोड़फोड़, जो रास्ते में मिला उसकी पिटाई और पशुओं की पिटाई, घर जो सामान था सब तोड़फोड़। ट्रैक्टर ले गए, ट्रैक्टर में तोड़फोड़, औरतों की पिटाई। मतलब ऐसा व्यवहार किया, ऐसे आतंकवादी के साथ व्यवहार नहीं होता। ऐसा व्यवहार किया गया। पुलिस कहती है कि अक्षय अपनी मां को टीका लगवाने गया था। उसने पुलिस से कहा कि मां की उम्र ज्यादा है, उन्हें पहले टीका लगा दें। पुलिस ने कहा कि वहां उनसे भी ज्यादा उम्र के लोग हैं, इसलिए टीका नंबर से ही लगेगा। अक्षय अंदर घुस गया। इसके बाद पुलिस और अक्षय में झगड़ा हुआ, लेकिन अक्षय के करीबी इसमें पुलिस की गलती मानते हैं। जो लड़का है वो अपने बारी के हिसाब से प्रयास कर रहा था और उसमें गलती जो है पुलिस वालों की है और उस गलती के हिसाब से छिन्ना झपटी में वो वहाँ से वो जो सिपाही है बुजुर्ग वो गिर गया। उस गिरने का बहाना ये लगा करके वह सिपाही को जो मारा पीटा, ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस के 4 लोगों पर मारपीट, बलवा करने और अक्षय को खुदकुशी के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज हो गया है। कुल 11 पुलिस वाले लाइन हाजिर किए गए हैं। परिवारजनों का आरोप था कि पुलिस की दबिश के दौरान की गई बर्बरता की वजह से डरकर उस युवक ने आत्महत्या की है। इस संबंध में परिवार के दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर प्रथम दृष्टया 11 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। उधर बलिया के करनई गांव में टीका लगाने के दौरान भारी भीड़ जमा हो गई। कुछ दबंग लोग बिना कतार के सबसे पहले टीका लगाने का दबाव बना रहे थे। इसे लेकर वहां 2 गुटों में मारपीट हुई और खूब कुर्सियां चली। 5 लोग गिरफ्तार किए गए। वैक्सीनेशन के लिए उमड़ रही भीड़ को देखते हुए यूपी में इसके मैनेजमेंट की और बेहतर जरूरत है ताकि इस तरह की घटनाएं दोहराई ना जाएं। बागपत में सनुज शर्मा, बलिया में करुणा सिंधु और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। बिहार की राजनीति का भी जिक्र कर लेते हैं, जहां जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी के इनकार करने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को राहत की सांस ली, जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी से इस विषय पर मिलने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का आग्रह किया। इस मुद्दे पर बीजेपी को छोड़कर सारे दल नीतीश के समर्थन में खड़े हैं। लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जातिगत आधार पर जनगणना कराने से इनकार क्या किया। बिहार में इस मुद्दे पर बयानबाजी तेज हो गई। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना के लाभ गिनाए। एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस, ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, SC ST के अलावे बाकी जो लोग हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी है।
और जब संख्या का पता चलेगा तो आप उनके उद्धार के लिए भी, उनको विकसित करने के लिए काम करें। तो मैं तो पुनः अनुरोध करूंगा, इस देश में चाहे रूठे वीआईपी के मुकेश साहनी हो या विपक्ष के तेजस्वी यादव, दोनों खुलकर नीतीश के समर्थन में आ गए। हम ये सुझाव देना चाहते हैं कि लिखित में अब तो केंद्र सरकार ने मना कर दिया, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही भले एक विधानसभा की कमेटी जाकर के प्रधानमंत्री से समय लेकर के जाकर के मिले और जातीय जनगणना कराए। जिस देश में खास करके पशु का अगर जनगणना हो और भी किस नस्ल का है, वो साहिवाल है या बछौर है, जब ऐसे प्रदेश में जब ये सारी चीज का जनगणना हो रहा है तो क्यों नहीं इंसान का भी होना चाहिए। और हम पहले भी न सिर्फ यहाँ से प्रस्ताव गया है, हमने बातचीत भी की थी। हालांकि नीतीश की ये बात उनके साथ सत्ता में सहयोगी भाजपा को रास नहीं आती। उसका मानना है जातिगत आधार पर जब तक राजनीति होती रहेगी, सत्ता में अपने बलबूते आने का उसका सपना पूरा नहीं होगा। जातीय जनगणना वालों से मैं एक सवाल करता हूं कि संविधान में तो रिजर्वेशन है, आर्थिक रूप से पिछड़े, सामाजिक रूप से पिछड़े और फिर धार्मिक रूप से पिछड़े को दे दिया गया है, उनको उन पर लड़ना चाहिए। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भाजपा छोड़कर सभी दलों का राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने के बाद अब नीतीश कुमार के पास इस मुद्दे पर दो ही विकल्प बचा है। एक, वो एक बार फिर केंद्र के दरवाजे पर सभी दलों के साथ दरवाजा खटखटाए और अपनी मांग मनवाने के लिए पर्याप्त राजनीतिक दबाव डाले, और दूसरा, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की मांग की तरह इस मुद्दे पर भी मांग की औपचारिकता के बाद अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक बार फिर मौन धारण कर ले। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। महाराष्ट्र के अमरावती जिले की पुलिस ने 2 कार पर सवार 4 लोगों के पास से 3.5 करोड़ की नकदी बरामद की है। पैसे कार की सीट के नीचे छिपा कर रखे गए थे। इनसे पूछताछ के बाद एक फ्लैट पर छापा मारकर नोट गिनने की मशीन के साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुल 6 गिरफ्तार आरोपियों में ज्यादातर गुजरात के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक ये पैसे हवाला के जरिए कहीं पहुंचाए जाने थे।